अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। नाजरीन, मेरी नाजनीन से बात हुई। नाजनीन का मुझे फ़ोन आया। नाजनीन रहती हैं मिसिसागा में और उन्होंने अपना मसला मेरे साथ शेयर किया और मैंने उनको राय दी। आपने मुझे बताना है कि मैंने उनको राय ठीक दी है या नहीं। तो मसला नाजनीन का ये है कि नाजनीन की सास और ससुर दोनों फोत हो चुके हैं जो पाकिस्तान में होते थे, और उनके जो शौहर हैं फरहत, वो अब अपने भाई को स्पॉन्सर करना चाहते हैं और कनाडा बुलाना चाहते हैं। तो अपने रिलेटिव्स की स्पॉन्सरशिप में पहले ये मुश्किल थी कि जब तक उनके सास और ससुर हयात थे तो वो पहले नंबर पर एलिजिबल थे यहाँ आने के लिए। अब जब उन दोनों की वफ़ात हो गई है तो फरहत अपने भाई नादिर को कनाडा बुलाना चाहता है क्योंकि अब वो उनको बुला सकते हैं। तो इस चीज़ से नाजनीन खौफज़दा हैं क्योंकि नाजनीन नहीं चाहती कि उनके जेठ और उनकी बीवी कनाडा आए, क्योंकि उनके जेठ अकेले नहीं है, उनकी फैमिली है साथ में। मैंने पूछा कितने बंदे, कहती है कि एक उनकी बीवी है फरखंदा, नादिर की बीवी फरखंदा, और उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, जो रेंज करते हैं एजेस फ्रॉम 6 एज टू 12 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 6 साल का है, फिर 9 साल की बेटी है और 12 साल का एक बेटा है। तो वो 5 बंदों की फैमिली है। तो मैंने कहा कि आपके हस्बैंड यहाँ क्या करते हैं? तो कहती है मेरे हस्बैंड का यहाँ कार्स का बिजनेस है, मतलब वो यूज्ड कार्स ख़रीदते हैं और उनको बेचते हैं। मतलब वो कार मैकेनिक थे पाकिस्तान में भी, तो यहाँ आकर उन्होंने अपना कार्स का शोरूम ही खोल लिया और वो यूज्ड कार्स में डील करते हैं। तो मैंने पूछा कि वहाँ से कैसी इनकम जनरेट होती है? कहती है कि हमारे अच्छे पैसे बन जाते हैं क्योंकि बिज़नेस है तो कोई एक फ़िक्स्ड अमाउंट तो है नहीं, लेकिन अगर मैं एक मुहतात अंदाज़ा लगाते हुए आपको बताऊं तो हमारे तकरीबन मंथली $9,000 to $10,000 बन जाते हैं। मैंने कहा कि ये आपके टैक्सेस को निकाल के, मतलब जो खाली आपके पास आता है आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल ओवरहेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपना बिजनेस करते हैं कनाडा में भी तो बहुत से आपको एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ते हैं। जैसे अगर इनका यूज्ड कार्स का एक शोरूम है तो उसका एक रेंट होगा, फिर जो इनका स्टाफ है उनकी सैलरीज होंगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस में जितनी इन्होंने मशीन्स एंड इक्विपमेंट रखे हुए हैं, कि अगर कोई रेंटल है या उनकी जो मेंटेनेंस है और जो पेपर बिल्स वगैरह वो सब कुछ, एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, वो सब तो होता ही होगा। तो कहती है वो सब कुछ निकाल के हमारा 9,000 बन जाता है। तो मैंने कहा आप भी जॉब करती हैं? कहती हैं कि मैं नहीं करती जॉब क्योंकि मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। तो हमारा जो 9 to 10,000 आता है मेरे शोहर की इनकम से, फरहत की इनकम से, वही हमारी पूरी फैमिली को काफ़ी हो जाता है। और मैंने पूछा आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है कनाडा में? कहती है कि मेरी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है, कोई स्ट्रेस नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों स्कूल गोइंग है, पब्लिक स्कूल में डाले हुए हैं मिसिसागा में। एक ग्रेड 4 में है और एक ग्रेड 6 में है। और मैंने पूछा आपकी क्या रूटीन रहती है? कहती है कि मैं बस मतलब बच्चों को स्कूल भेजकर फिर मैं अपनी नैप कंप्लीट करती हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक। उसके बाद मैं जिम चली जाती हूँ, मॉल्स में चली जाती हूँ या डाइन आउट कर लेती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ। तो मैं काफ़ी सोशल भी हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, मेरे नेबरहुड में भी हम सब इकट्ठे जाकर एक्टिविटीज़ करते हैं और गपशप करते हैं। तो बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजरती है। तो अब मेरे शौहर जो अपने भाई को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने कहा कि वो फैक्टर क्या है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है? कहती है कि वो आएंगे तो वो हमसे एक्सपेक्ट करेंगे सब कुछ, कि उनके लिए हम अकोमोडेशन भी दें, बल्कि अकोमोडेशन क्या दें, हमारा क्योंकि अपना घर है मिसिसागा में तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। और उनकी जो बीवी है, जो मेरी जेठानी है, उसके साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती।
पाकिस्तान में मैं जब उसके साथ रही थी तो बहुत ज़्यादा वो इंटरफेयर करती है, हर चीज़ को बहुत देखती है, ऑब्ज़र्व करती है और वो दूसरों तक भी बातें पहुंचाती है। और बेसिकली जिन लोगों से मैं जान छुड़ाकर कनाडा आई थी और मैंने सुख का सांस लिया था, अब वही लोग वापस सर पर मुसल्लत हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से अपने शौहर को समझाऊं कि उनको वहीं रहने दें। मैंने कहा अच्छा, अगर आप उनको वहीं रहने देना चाहती हैं, मुझे पहले ये बताएं कि आपके जेठ पाकिस्तान में करते क्या हैं। कहती है कि उनका कपड़ों का बिज़नेस है और वो कपड़े चाइना से मंगवाते हैं और होलसेल रेट पर बच्चों के कपड़ों वाली दुकानों पे सप्लाई करते हैं। बेसिकली बच्चों के कपड़े वो इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। तो मैंने कहा पाकिस्तान में वो सेटल्ड है। कहती हैं कि हाँ हैं तो सेटल्ड, लेकिन फ़रहत के साथ काफ़ी क्लोजनेस है, वो दो भाई ही हैं बस। तो जब तक उनके पेरेंट्स ज़िंदा थे तो जो नादिर हैं मेरे जेठ, वो पाकिस्तान में रहते थे क्योंकि वो टेक केयर करते थे मेरे सास और ससुर की। अब जब वो दोनों फोत हो गए हैं तो सिर्फ नादिर और उनकी फैमिली पाकिस्तान में है। तो फ़रहत चाहते हैं कि वो लोग भी हमारे पास कनाडा ही आ जाएं। तो मैंने पूछा कि अगर वो कनाडा आएंगे तो उनके पास आपको लगता है कि है इतने पैसे कि वो अपने आप को यहाँ पर सपोर्ट कर सकें। कहती है वो तो हैं, मुझे लगता है कि अपना घर वो बेच कर आएंगे, खाली उनका घर ही तकरीबन 2.5 करोड़ का तो होगा। और अगर वो सारे अपने असासे बेच कर आते हैं तो तकरीबन वो कम से कम 3 करोड़ तक अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि तो फिर कनाडा में आकर उनको सेटल होने में कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं कि वो लाजमी आपको ही आकर परेशान करेंगे कि आपके घर में रहेंगे। कहती है कि क्योंकि मैं अपने शौहर को जानती हूँ, उनकी इतनी क्लोजनेस है अपने भाई के साथ कि एक दफ़ा अगर वो फैमिली कनाडा आ गई तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। बेशक अगर वो अलग रह भी सकते होंगे तो दोनों भाइयों की ये कोशिश होगी कि वो जो सरप्लस पैसा है वो किसी तरह से कोई कारोबार इस्टेब्लिश करने में यूज़ हो जाए, लेकिन वो अपनी अकोमोडेशन अलग से अरेंज नहीं करेंगे बल्कि हमारे साथ ही रहेंगे। मैंने कहा कि आप अगर ठंडे दिलो दिमाग से सोचें तो आपको मेरे ख़्याल में अपने शौहर के चॉइस और प्रेफरेंसेस को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर वो अपने भाई को बुलाना चाहते हैं कनाडा में, अगर वो इस पोजीशन में है, सबसे पहले तो ये भी एक बहुत ही लकी सिचुएशन है आपके जेठ के लिए कि वो लोग स्पॉन्सर हो सकते हैं अब। क्योंकि कनाडा की ऐसी पॉलिसी है कि जब आपके सास और ससुर फोत हो चुके हुए हैं तो अब वो अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं अगर आपके शौहर उनको स्पॉन्सर करते हैं। अगर वो अपने असासे बेचकर कनाडा आते हैं तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद रखें कि वो अपना यहाँ पर आकर अलग घर ले लेंगे, क्योंकि अगर वो 3 करोड़ तक अरेंज करके अपने साथ कनाडा लाते हैं तो वो आसानी अपने लिए 3 बेडरूम अपार्टमेंट ले सकते हैं जो उनके 5 बंदों के फैमिली के लिए काफ़ी होगा। हो सकता है जिसको आप ज़हमत समझ रही हैं, दरअसल वो अल्लाह की रहमत बनकर आपके लिए नाजिल हो। क्योंकि ठीक है आपका एक सोशल सर्कल है यहाँ पर, लेकिन आपकी एक फ़ैमिली पूरी हो जाएगी इधर कनाडा में। और हो सकता है कि दोनों भाई मिलकर कोई अच्छा बिज़नेस कर लें। आपको अलोंग द पॉजिटिव लाइंस सोचना चाहिए। एक तो ये तो नहीं है कहीं आपके साथ कि आप कहती हैं कि बस हम कनाडा आ गए हैं और कोई ना आए, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी भी प्रेफरेंस होती है कि वो चाहते हैं कि बस अगर वो आ गए हैं कनाडा तो उनके अलावा और कोई भी ना आए। कहती है बिलाल भाई, अब आपको इतना बता ही चुकी हूँ तो बीइंग ट्रांसपेरेंट मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि कोई और भी आए हमारे साथ यहाँ। क्योंकि अपने जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो 100 बंदा कोशिश करे लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात निकाल ही लेते हैं और बातें फिर सर्कुलेट होती हैं पूरे ख़ानदान में। तो मैंने कहा कि आप इतना ज़्यादा परेशान ना हो, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। अगर आपके जेठ और उनकी फैमिली का दाना पानी यहाँ लिखा है तो वो अपने नसीब का खाएंगे, आप परेशानी बिल्कुल नहीं लें। अगर आप ये नहीं चाहती कि आपके घर में आकर रहें तो इस पर आप स्टैंड ले सकती हैं, आप अपने शौहर को बोल सकती हैं, स्पेशली अगर वो इतने वेल ऑफ हैं कि अपने साथ इतना सरप्लस सरमाया लेकर आ रहे हैं, तो
आप अपने शौहर के सामने पहले से ये बात रख दें कि आपके घर में वो नहीं स्टे करेंगे, उनकी अलग से अकोमोडेशन होगी। बाकी उसके अलावा अगर आपके शौहर अपने भाई को बुलाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा इस बात को अपने सर पर सवार करने की ज़रूरत है। स्पेशली जब आपका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, अपना सिस्टम है, तो क्यों ही कोई रोज़ रोज़ आकर आपके मामलात में मुदाखलत करेगा। तो कहती हैं जी बिलाल भाई ठीक है, फिर मैं अपने शौहर को ये कहूँगी कि उनकी अकोमोडेशन अलग रखें। तो नाज़रीन, बहरहाल यहाँ पर तो मेरा यही मशवरा है नाज़नीन को कि इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करने दें अपने भाई को जो वो करते हैं। हो सकता है कि इसी में बेहतरी हो, जब दोनों भाई इकट्ठे हो जाएंगे कनाडा में आकर, तो हो सकता है किसी और फैमिली का भी भला हो जाए, उनके बच्चों के भी फ्यूचर्स यहाँ पर आकर समझ जाएं, अच्छी आला तालीम हासिल कर लेंगे और कनाडा में हो सकता है कि जल्दी वो लोग अच्छी जॉब्स भी ले लें और सेटल हो जाएं। और स्पेशली जब इनके शौहर का अपना कार्स का बिज़नेस है, तो हो सकता है कि वो बिज़नेस भी ज़्यादा फ्लरिश करे और सरमायाकारी उसमें हो जाए। तो अलोंग द पॉजिटिव साइड भी सोचना चाहिए, हमें कभी भी इस वजह से अपोज़ नहीं करना चाहिए किसी को कनाडा के आने के ऊपर के हमारे अलावा भी कोई और भी आ गया है। ये मेंटालिटी बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि हर इंसान अपने नसीब का खाता है और जहाँ जिसका दाना पानी अल्लाह ने लिखा हुआ है वो उसको मिलकर रहता है। तो बात ख़त्म होते होते मैंने उनसे पूछा थोड़ा सा उनके बिज़नेस मॉडल के बारे में, क्योंकि उनके शौहर का कार शोरूम का बिज़नेस है। मैंने पूछा कि किस तरह से करते हैं। कहती हैं कि उन्होंने एक मार्केटिंग एजेंसी हायर की हुई है जो उनके बिज़नेस को मार्केट करती है, उसको उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है। एक ऑनलाइन वेबसाइट भी बनाई हुई है और जो उनका शोरूम है उन दोनों के एड्स चलते हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो वहाँ से कस्टमर्स जो अपने गाड़ियाँ बेच रहे होते हैं, और वो फेसबुक मार्केट प्लेस से भी कनेक्टेड है, तो जो कस्टमर्स अपने गाड़ियाँ बेच रहे होते हैं वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो उस मार्केटिंग एजेंसी ने ऐसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है मेरे शोहर के वेबसाइट की कि हमारी वेबसाइट पहले दिख जाती है कस्टमर्स को, तो वो उस पर जाते हैं तो अपने कार की डिटेल्स एंटर करते हैं, तो फिर हम उनको एक एस्टीमेट बना कर देते हैं कि हम इतने में आपकी गाड़ी ले लेंगे अगर आप चाहते हैं तो चंद चीज़ें जिन पर हम फोकस करते हैं वो गाड़ी का मेक एंड मॉडल होता है और कितनी माइलेज हो चुकी है उसकी, वो मैटर करता है। और चंद और सवाल हम करते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है, इस तरह की चीज़ें हम पूछते हैं। तो उससे हम एक एस्टीमेट लगा लेते हैं और ऑफ़र कर देते हैं। तो बहुत से कस्टमर्स एग्री कर जाते हैं क्योंकि उनके लिए हैसल फ्री होता है, एक ही जगह से उनको एस्टीमेट मिल जाता है। हम उनके लिए बहुत कन्वीनियंट बनाते हैं पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम, तो वो बस आते हैं अपनी गाड़ी ड्रॉप करते हैं, उनको पेमेंट हो जाती है। उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत सारे ऑटो बॉडी शॉप्स के साथ एंड कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस शॉप्स के साथ, वो हमारे लिए सस्ता काम करते हैं बिकॉज हम उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं। तो हम गाड़ी को सस्ता ख़रीद कर उसको सस्ते में बिल्कुल अपग्रेड करके नया जैसा कर देते हैं और उसको हम काफ़ी प्रॉफिट के साथ बेच लेते हैं। तो ये बेसिकली बिज़नेस मॉडल है। तो नाजरीन, आप बताएं कि इस सिलसिले में क्या होना चाहिए, क्या नाज़नीन के लिए ये परेशानी का सबब है अगर उनके शौहर अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, अपने भाई को और उनकी फैमिली को बुलाना चाहते हैं कनाडा। तो आपके ख़्याल में डज दिस पुट नाज़नीन इन एनी काइंड ऑफ स्पॉट ऑफ इनसिक्योरिटी? तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए, या वो कैसे अपने आप को समझा सकती हैं या अपने शौहर को समझा सकती हैं, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज मैंने आकर ये सालन बनाया था फ़िश का कौरमा, और साथ में ये सैलेड, और ये जो रोटियां हैं ये मकई की रोटी है, मतलब कॉर्न की, और साथ में चीज़ ट्रायंगल था। ये मैंने अपने लिए ख़ुद ही बनाया क्योंकि आपको पता है हिना तो पाकिस्तान गई हुई है। नाज़रीन, कॉस्को आया था मैं, मुझे चाहिए था एक अच्छा सा वैक्यूम क्लीनर गाड़ी के लिए। मतलब एक तो होता है ना रेगुलर वैक्यूम क्लीनर्स जो हम घर पे यूज़ करते हैं, काफ़ी बड़े से होते हैं, वो ड्रैग करने पड़ते हैं, तो वो स्पेस भी काफ़ी घेरते हैं और कांस्टेंट आपको उनकी जो लीड है वो लगा के रखनी पड़ती है सॉकेट के साथ। तो मुझे कोई ऐसा हैंडी सा चाहिए था जो ना तो जगह घेरे और आसानी से बंदा हाथ में पकड़ के उसको गाड़ी में वैक्यूम कर लिया करे। तो
तो कॉस्को पे कुछ बहुत छोटे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट किस्म के वैक्यूम क्लीनर्स आए हुए थे। ये दो तरह के ख़ास तौर पे मैंने देखे, एक ये था और एक और मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो इन दोनों में से मैं सोच रहा था कि कौन सा लिया जाए। दोनों ही अच्छे लग रहे थे और दोनों काफ़ी हैंडी थे और दोनों कॉर्डलेस थे। तो कॉर्डलेस का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको कॉन्स्टेंटली किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ लगा के नहीं रखना पड़ता, बल्कि आप एक दफ़ा उसको चार्ज कर लेते हैं और फिर वो अपनी बैटरी पे चलता रहता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये दूसरे किस्म का है, ये फैंटिक का। तो ये दो किस्म के मुझे नज़र आए थे और प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये तकरीबन आई थिंक $55 का था, या ओके $60 प्लस टैक्स का ये था, और शायद 70 का कुछ था, या आपने पीछे देखा होगा स्टिकर, उस पर प्राइस लिखी हुई थी। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और ये चार्ज हो जाता है। मैंने ये वाला ख़रीदा है और घर आकर मैंने जब इसको यूज़ किया, मैं आपको भी इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, तो जल्दी से चार्ज हो जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लेता। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर चार्ज हो गया था, मे बी उससे भी जल्दी हो गया और मैंने देखा नहीं था, मॉनिटर नहीं किया, बहरहाल लगा कर छोड़ दिया था मैंने। तो वो चार्ज हो गया। उसके बाद मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ 3-4 दफ़ा, मतलब डिफरेंट दिनों पर मैं यूज़ कर चुका हूँ, अभी तक तो उसकी बैटरी ड्रेन आउट नहीं हुई। और यहाँ पर ये सर्फ़ के सैम्पल्स मिल रहे थे फ्री, तो यहाँ से मैंने 2 सैम्पल्स ले लिए थे। मैंने सोचा जाकर ट्राई करूँगा कि इनका सर्फ कैसा होता है। और ये आप देख सकते हैं मैंने फैंटिक का लिया था। अभी घर पहुँचते हैं तो फिर जाकर आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। मीनवाइल कुछ चीज़ें लेनी थी हिना, जो मील्स बनाकर फ्रीज़ करके गई थी, वो भी अब ख़त्म हो रहे हैं, तो अब खुद ही कुछ पकाना बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ग्रोसरी करने आया था कॉस्को से मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ ग्रोसरी करना, बिकॉज़ अगर कोई चीज़ नहीं आपको पसंद आती, आप इजीली उसको रिटर्न कर सकते हैं। और कहीं से लो तो बहुत मसला बन जाता है। एक तो रसीद संभाल कर रखनी पड़ती है, फिर रसीद लेकर भी जाओ तब भी समटाइम्स आर्ग्यू करना पड़ता है या रीज़न देनी पड़ती है, दिस एंड दैट। तो कॉस्को पर बहुत ईजीली रिटर्न हो जाता है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता तो आप वापस कर सकते हैं। ये मैंने जैसे लिया है, अभी इसको मैं ट्राई करूँगा, नहीं पसंद आया तो मैं वापस करूँगा इसको। लेकिन ये इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ज़ीरो शुगर है, लेकिन शुगर की जगह स्टीविया इसमें यूज़ किया हुआ है। तो स्टीविया की एक अजीब सी मिठास होती है। जैसे आपने पाकिस्तान में अगर कभी कैंड्रल यूज़ की हो चाय के लिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कैंड्रल से स्वीटनेस तो आ जाती है चाय में, लेकिन एक कड़वापन सा भी आ जाता है। तो स्टीविया का भी यही जायका होता है, कुछ मिठास होती है लेकिन कड़वाहट जैसी होती है। बहरहाल डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसमें, हो सकता है पसंद ही आए, लेकर देखता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें वनीला फ्लेवर भी है, ग्रेप्स फ्लेवर भी है, ऑरेंज भी है, तो काफ़ी तरह के, रूट बियर भी है। तो शायद कोई पसंद आ जाए मुझे, चले ट्राई करता हूँ इसको। तो इस वजह से मैंने ये ले लिया था। और मेन मैं यहाँ पर यही लेने के लिए आया था, वैक्यूम क्लीनर। लेकिन उसके साथ मैंने देखा कि अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है, ख़ास तौर पे अक्सर डिस्काउंट पर मिल रही होती हैं चीज़ें, किसी पर $5 ऑफ होता है, किसी पर $6 ऑफ होता है। तो कोई अगर वैसे अच्छी चीज़ मिल गई जो डिस्काउंट पर लगी हुई, तो फिर वो ख़रीद लूँगा। साथ में ये टेस्टर्स भी देख रहा था मैं। टेस्टर्स तो हमेशा ही लेने चाहिए जब भी कॉस्को आते हैं, तो इट्स लाइक एक एक्साइटमेंट होती है। हालांकि ये चीज़ें हम इजीली ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन जो फ्री में मिल जाए, चाहे एक नवाला ही मिले, लुकमा ही, उसकी तो बात ही और होती है। और ये एक अच्छा था, मतलब डिफरेंट किस्म के केक्स होते हैं इसमें, ब्लूबेरी फ्लेवर्ड, चीज़ फ्लेवर्ड। तो मैंने देखा कि ये वाला मैंने पहले से ट्राई नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया था। चलिए चेक करते हैं और कौन से टेस्टर्स मिल रहे हैं। वैसे ये मैंने जब ट्राई किया तो बहुत अच्छा था। एक तो ये होता है कि इनकी चीज़ें होती सारी बिल्कुल फ्रेश हैं, और ये वाला तो रूम टेम्परेचर पर होता है बिकॉज दे आर ड्राई केक्स। तो अच्छा था, मतलब एक बटरी सा फ्लेवर था इसमें, और बिल्कुल बेक्ड टू परफेक्शन था, कोई स्मेल वगैरह नहीं थी, और सही लग रहे थे इंग्रेडिएंट्स भी। इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए लाजमी कनाडा में ग्रोसरी करते वक्त हमेशा, यू नेवर नो। इसलिए देखकर मैंने खाया था, लेकिन अच्छा लग रहा था। ये वाली बड़ी स्पेशल चीज़ थी। एक और टेस्टर था, ये टोफू था। टोफू शायद सोयाबीन को कहते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे नीचे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि टोफू एग्जैक्टली होता क्या है। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे पनीर, पालक पनीर होता है ना, उसमें जो पनीर होता है टेस्टलेस सा होता है, लेकिन हल्का सा मिल्की सा फ्लेवर होता है, तो उसी तरह का मुझे लग रहा था, लेकिन इसको स्पाइस अप किया हुआ था।
टोस्ट किया हुआ था स्पाइसेस में, शायद ड्राई रोस्ट किया हुआ था या सोटे किया हुआ था, लेकिन मज़े का था। तो इसकी भी मैंने 2 सर्विंग्स ली थी, ये भी मज़े का था। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर चेक करने आया था, कोयल के अंडे। कोयल कहते हैं शायद बटेर को उर्दू में। तो लास्ट टाइम मैंने लिए थे कोयल के अंडे, वो इतने अच्छे निकले। फ्राई करने में तो ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि रेगुलर जो मुर्गी के अंडे होते हैं उनसे छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन अगर आप उनको बॉईल करके खाएं ना तो वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो वो मैं देखने आया था, मेरे ख़त्म हो गए थे घर में। यहाँ से ये ड्रिंक मिल रही थी, ये भी बड़े मज़े की थी। ये 3-4 फ्रूट्स मिक्स हुए थे इसमें। ये वाली फ्रूट्स वाली नहीं थी, सॉरी मैं कंफ्यूज कर गया हूँ। फ्रूट्स वाली बाद में मैंने ट्राई की थी, ये कोई और किस्म की थी। लेकिन आई जस्ट मेड श्योर के नॉन अल्कोहलिक हो, मतलब बियर शराब वगैरह ना हो। हर तरह की ड्रिंक्स सर्व कर रहे होते हैं, जस्ट हैव टू बी कॉन्शियस। तो बहरहाल मज़े का था ये रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक। समटाइम्स खाली एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। तो मैं देख रहा था कि अगर मुझे कोयल के अंडे मिल जाते तो वो मैंने लेने थे लाजमी। और ये देखें, ये है शायद नाचोस बोलते हैं इसको, इसके साथ एवोकाडो थे। तो ये भी मज़े के थे। ये बिल्कुल वैसा जायका होता है जैसे मकई की रोटी होती है, उसकी समझ लें कि ड्राइड या रोस्टेड फॉर्म। तो काफ़ी क्रंची होता है और सौंधा सा इसका जायका और टेस्ट और अरोमा होता है। मज़े की चीज़ होती है ये भी। तो बस मैंने ये तो ले ही लिया वैक्यूम क्लीनर। बस यही होता है ना कि एक चीज़ आप लेने आए तो 5-6 चीज़ें और भी दिख जाती हैं जो वैसे मैं अपने जहन में लेकर नहीं जाता, लेकिन जब पहुंच जाता हूं तो फिर नज़र आ जाती हैं, तो फिर वो भी मैं उठा लेता हूं। वरना मैं कोई सोच कर नहीं आया था कि मैंने ये ड्रिंक्स का पैक लेना है या और चीज़ें लेनी है। बहरहाल लेट्स सी। कोशिश यही करता हूँ कि म्याना रवि इख्तियार की जाए, पैसे वेस्ट ना किए जाएं बिल्कुल भी। बस वही लूँ चीज़ें जो यूज़ भी होंगी, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो खामखा उठा ली हो। मतलब मुझे वेस्टेज बहुत बुरी लगती है। मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि इंसान जो ले सोच समझ कर ले, इमोशनल बाइंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप देखें कि एक तो आप अफोर्ड कर सकते हो, ये नहीं कि आपने बस हड़बड़ी में ख़रीद लिया या अपने जज्बात में बहकर आपने ख़रीद लिया, बाद में आपका हाथ तंग हो गया। एक तो आपको ये बहुत ख्याल रहना चाहिए। अब तो माशाल्लाह मुझे इतने एक्सपीरियंस के बाद एक मेरे माइंड में एक रडार सेट हुआ है जो मुझे अलार्म कर देता है कि कितने तक खर्च कर दूं तो खैर है, और उसके बाद फिर मसला हो जाएगा। तो ये स्केचर्स में देख रहा था, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त थे, लेकिन मैं तो खैर जूते ले चुका हूँ। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ही ख़रीदे थे। अगर ना लिए होते तो मैं यहाँ से ये ले लेता। ये बहुत ज़बरदस्त थे, $50 में मिल रहे थे, और अंदर से ऐसे थे पहन कर जैसे आपने रुई के ऊपर पाँव रखा हुआ है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो आप लोग जो कनाडा से देख रहे हैं मेरी वीडियो, या US से भी आपको मिल जाएंगे, कोस्टको जाएंगे तो ये स्केचर्स ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने पहन कर देखे थे, मुझे बहुत पसंद आए। बस शॉपिंग मैंने यही की थी। उसके बाद निकलते हुए ये पिज़्ज़ा दिख गया तो दिल कर आया मेरा, क्योंकि मैं घर से कुछ खा पी कर नहीं गया था। आई हैड गॉन देयर ऑन अ संडे, तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ था मैंने, तो भूख लग रही थी। और ये चीज़ स्लाइस बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली मैं इसको ले आता हूँ घर, और घर में मैं इसको कस्टमाइज़ करके खाता हूँ, लाइक ऊपर चिकन एंड ऑलिव डालकर। लेकिन यहाँ मैंने बस ऐसे ही ले लिया था। ये ऐसे ही आप वहीं पर गरम खा लें तब भी बहुत अच्छा लगता है ये। सो इसकी जो नीचे की बेस होती है वो भी बहुत ज़बरदस्त हैंड स्ट्रेच किस्म की और बहुत मज़े की होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको देखकर ही समझ आ जाएगी। अक्सर खाने की चीज़ें आप देखते ही हैं तो आपको समझ आ जाता है कि इसका कैसा टेक्सचर होगा और कैसा इसका फ्लेवर होगा। तो ये तो डेफ़िनेटली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। बल्कि जब भी मैं कोस्टको जाता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं लेता यहाँ से। वैसे और भी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन इतनी फैटनिंग होती है कि मैं अवॉइड ही करता हूँ ज़्यादातर तो। लेकिन हिना कभी पसंद करती हैं इनका वो लेना, क्या उसको बोलते हैं, ग्रेवी वाला जो होता है, पुटीन ग्रेवी एंड चीज़ उसमें होती है, वेजिटेबल ग्रेवी होती है। ये देखें, आपको शक्ल से पता चल रहा होगा कि बहुत मज़े का होगा, बिकॉज इसका जो चीज़ होता है ना, ये देखें बिल्कुल फ्रेशली और बिल्कुल भर भर के ऊपर डाला हुआ होता है। ये नहीं कि कोई कंजूसी की हुई हो। और नीचे की बेस भी बहुत ज़बरदस्त जैसे ताज़ा नान होता है। तो ये मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ यहाँ से लेना। यहीं से डिप्स भी मिल जाती हैं। ये केचप है, साथ में मस्टर्ड सॉस है, साथ में ये ग्रीन वाली कोई होती है, तो आप डिप्स भी ले सकते हैं।
होता तो बेकन वाला भी है, लेकिन वो हलाल नहीं होता इनका, तो इस वजह से वो मैंने कभी नहीं लिया। मैंने हमेशा चीज़ स्लाइस ही लिया है। लेकिन अगर आप इसके साथ एक रोटेसरी चिकन ले लेना, तो आप उसको खुद भी साथ में मीट ऐड कर सकते हैं, तो वो एक प्रॉपर पिज़्ज़ा बन जाता है। सो इट्स वेरी नाइस। मैं हमेशा गया हूँ तो मैंने प्रेफर ये किया है कि मैं एक स्लाइस तो ले लूँ, और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, $3 में आपको 2 स्लाइसेस मिल जाते हैं ये, और ये मोर देन इनफ होते हैं एक बंदे के लिए। बल्कि मेरे तो ये 2 वक्त का खाना होता है, बिकॉज़ मैं थोड़ा कम खाता हूँ। ऐसा नहीं कि बस एक दफ़ा चीज़ मिल गई तो पूरी खानी ही है। अब जैसे 2 स्लाइसेस हैं तो बस मैं एक खाऊँगा, एक ले जाकर फ्रिज में रख दूँगा, हो सकता है कल खाऊँ। तो इंसान को इतदाल में खाना चाहिए, ये नहीं कि पेट भर भर के खाए। हमारे दीन में भी यही असूल है कि भूख से कम इंसान को खाना चाहिए, तो आपकी अच्छी रहती है, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है आपका, और सुस्ती और काहली भी नहीं होती। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल फ्रेश बेक हुआ हुआ था, और इतना भर भर के इन्होंने चीज़ डाला होता है कि वो स्ट्रेच हो रहा होता है। इट्स वेरी नाइस। तो ये चेक कीजिएगा, या आपने कभी खाया है तो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चले अब मैं आपको घर जाकर दिखाता हूँ कि जो मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया है दरअसल उसके अंदर क्या क्या है। तो वो जब खोलूँगा तभी आपको सारे उसके पार्ट्स नज़र आएंगे। निकलते निकलते मैंने देखा कि अगर आप कॉस्को के मेंबर हैं तो आपको, अगर ये गाड़ियाँ लेते हैं तो इन पर 1200 मेंबर ओनली बोनस भी मिलेगा, इन केस यू वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द GMC और शेवरलेट्स। तो फिर आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने घर आकर खोला है इसको, तो देखें इसके अंदर से ये एक इसमें वैक्यूम करने के लिए है सिस्टम, और एक ब्लो करने के लिए है। बिकॉज़ अक्सर गाड़ी में ये होता है ना कि जैसे आप गाड़ी वॉश करते हैं तो शीशे पर ताकि स्टेन ना पड़ जाए, तो उसके लिए आपकी कोशिश होती है जल्दी से पानी सूखे, तो उसके लिए आप कपड़ा मारते हैं। तो कपड़ा मारते भी हैं तब भी पीछे उसके कतरे रह ही जाते हैं। तो अगर आप उसको ब्लो करते हैं ना तो फिर वो अच्छे तरीके से सूख जाता है। तो इसमें ये जो नोज़ल आप देख रहे हैं ये ब्लो करने वाली है, मतलब जब आप इसको ऑन करते हैं तो एक तरफ से ये सक कर रहा होता है एयर, और दूसरी तरफ से ब्लो कर रहा होता है। वो आपके ऊपर है कि आपको सक्शन चाहिए या आपको ब्लो चाहिए। तो सक करने के लिए आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो है सिलेंड्रिकल सा ऐसी जो केसिंग है उसके साथ, और ये इसकी देखें चार्जिंग केबल है। मतलब इट्स एज सिंपल एज़ दैट। आपने इसके साथ इसको चार्ज कर लेना है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में बहुत हैंडी रहता है, और गाड़ी में आपको पता है, मतलब हमारी तो फैमिली है तो हम लोग अक्सर गाड़ी में खाते पीते रहते हैं। तो जैसे अगर समोसा भी खा रहे हो तो उसकी भी फ्लेक्स नीचे गिर रहे होते हैं, फिर एक एक फ्लेक उठाना मसला होता है, और साफ़ भी सही से नहीं किया जाता। तो अगर आपके पास ऐसा एक हैंडी किस्म का वैक्यूम क्लीनर हो तो आप उसको ऑन द स्पॉट ही साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहा, मैंने तो ट्राई किया है, मुझे अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल्ड रिव्यू बनाऊँ, आपको मैं यूज़ करके दिखाऊँ, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको यूज़ करके भी दिखा दूँगा। तो बस आज की एक रेगुलर डेली लाइफ व्लॉग था ऑफ पाकिस्तानी इमिग्रेंट फैमिली इन कनाडा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।